आई बिलीव आप लोगों ने इश्यू ऑफ मतलब डिसोल्यूशन चैप्टर को अच्छे से कर लिया होगा। आपके चेहरों की कुटिल मुस्कान बता रही है कि किसी ने कुछ नहीं करा, है ना? स्मर्क कहते हैं उसे, स्मर्क, कुटिल मुस्कान। हाँ, कर लिया, बिल्कुल कर लिया। पन्ने-वन्ने उखाड़ के सब खत्म कर लिया। देयर इज़ नो नीड फॉर बुक टुडे। और आपको बुक जो लेनी होगी वो ये वाली किताब दिख रही होगी आपको, ये वाली, और एनसीईआरटी की एडिशन को भी लेके चलेंगे आप। एनसीईआरटी की थ्योरी अगर आप पढ़ के चलते हैं तो यू विल बी एट अ वेरी सेफर प्लेस। मैं भी लेके चलूँगा, लेकिन अभी जो मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है मैं उसका डिस्कशन आपके साथ करूँगा कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं एंड व्हाट आर द थियोरेटिकल पॉइंट्स व्हिच जनरली आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, ठीक है? और आपको बार-बार बता चुके हैं कि जब भी किसी चैप्टर को पढ़ते हैं आप तो उसकी इलस्ट्रेशंस करिए पूरी। ये चैप्टर वाक़ई बहुत बड़ा है। इसमें काफ़ी सारी टेक्निकैलिटीज़ आएँगी और बिलीव मी, जिस दिन मैं बोलूँगा ना कि हाँ, अब मैंने सब कुछ खत्म करा दिया आपको, उस दिन इस चैप्टर का सिविल सर्विसेज मेंस में आया हुआ क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज जो होती है ना उसके मेंस में ये कंपनी अकाउंट्स होता है। कंपनी अकाउंट के फुल फ्लेज क्वेश्चन आते हैं। तो जब मैं आपको एक क्वेश्चन करा के बोलूँगा आपने कर लिया, तो समझ लेना सिविल सर्विस के आईएएस के फाइनल का आपने वो क्वेश्चन कर चुका होगा। ठीक है? आता है और 20 नंबर का क्वेश्चन आता है वहाँ पर ये। 20 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है? कुछ सालों में 15 नंबर का भी आता है। लेकिन बोर्ड आप लोगों का खून चूसता है, आपको 8 नंबर का क्वेश्चन देता है वो। क्योंकि आप लोग कौन है, यंग ब्रैट है, जवान, उफनता हुआ खून हो आप लोग। तो आप लोगों को क्या करा जाता है, ज़्यादा अच्छे तरीके से आज़माइश होती है। ठीक है? पीछे वाले ज़रा ध्यान से सुन लेंगे। देयर आर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स इन दिस चैप्टर जिन्हें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा अभी। तो पहले ज़रा देखते हैं कि आपके साथ इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर जो टॉपिक्स होंगे वो कौन-कौन से होंगे, किन-किन टॉपिक्स को लेके हमें चलना है, उन टॉपिक को देन आई विल ड्रॉ अ फ्लो चार्ट, ये चीज़ें कैसे निकलती हैं। मैं आपको समझाऊँगा स्ट्रक्चर कि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होता है, इश्यूड क्या होता है, सब्सक्राइब्ड क्या होता है, सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट कॉल्ड अप, फुल्ली पेड अप किसको कहते हैं, उसका डिस्कशन करेंगे। और आप देखते होंगे ना जो थर्ड बुक है, जैसे लक्ष्य सिंघल तुम बोले थे ना सर थर्ड बुक कराइए पहले। थर्ड बुक की जो फर्स्ट चैप्टर होता है ना, यस सर। उसमें 2-3 पेजेस जो हैं वो बिल्कुल डिवोटेड हैं कंपनी अकाउंट के अंदर जो बैलेंस शीट बनती है, बैलेंस शीट के अंदर जो शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन होता है उस पर डिवोट होता है। ऑथराइज्ड, इशूड, कॉल्ड अप, पेड अप, ये सारी चीजें होती हैं। फोरफिटेड शेयर्स क्या होता है, कॉल्स इन एरियर क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड देयर इन फर्स्ट चैप्टर ऑफ थर्ड बुक। तो पहले हम लोग कंपनी अकाउंट्स पढ़ तो लें तब हम उसका एनालिसिस करेंगे। अनफॉर्चुनेटली लोग क्या करते हैं, सीधा एनालिसिस से शुरू करते हैं और तब जाके इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ाते हैं, तब इश्यू ऑफ डिवेंचर्स पढ़ाते हैं। आप जब इश्यू ऑफ शेयर्स और इश्यू ऑफ डिवेंचर्स पढ़ लेंगे, आप देखना आपको कितना चीजें आसान और कंफर्टेबल लगेंगी। ठीक है? चलिए, तो देखिए जरा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इश्यू ऑफ शेयर्स की, तो इसके अंदर जो टॉपिक हमें पढ़ने होते हैं वो नंबर 1 में अगर बोलूँगा तो सबसे पहले तो आपके पास बारी आती है डेफिनिशंस। क्या? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इसकी डेफिनेशंस आपको पता करनी, ये डेफिनेशन। फिर आपके पास आता है पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, इसके बारे में भी प्राइवेट कंपनी। एंड देन आता है ओपीसी, ये भी आपके पास बोला जाता है वन पर्सन कंपनी। याद है 11th बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा किसी ने, वन पर्सन कंपनी, इसके बारे में भी आपको पढ़ना होता है। ये डेफिनेशंस हैं। इसी के साथ साथ क्या होता है, फीचर्स ऑफ अ कंपनी, कंपनी की फीचर्स के बारे में भी बताया जाता है। ये बहुत बेसिक चीजें होती हैं जो आप मान के चलते हैं कि हम लोग 11th से पढ़ के आएंगे, 12th में टीचर नहीं पढ़ाएंगे आपको, बट थोड़ा बहुत मैं आइडिया इसका आने वाली क्लासेस में डिस्कस करके बोलूंगा। नंबर 2 हमारे पास क्या होता है, आपके पास आता है इश्यू ऑफ शेयर्स। हम इश्यू ऑफ शेयर्स को करेंगे और वो करेंगे हम इश्यू ऑफ शेयर्स दो तरह से होगा, एट पार पर होगा, एट प्रीमियम पे होगा। एट पार पे होगा, एट प्रीमियम पे। इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स जो होगा एट पार प्रीमियम के अलावा, इश्यू ऑफ शेयर्स कैसे हो सकता है, ओवर सब्सक्रिप्शन भी होगा आपके पास, ओवर सब्सक्रिप्शन। आपके पास नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, और आपके पास क्या हो जाता है, अंडर सब्सक्रिप्शन भी होगा। ठीक है? फिर हम बात करते हैं नंबर 3, फिर दोबारा से इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एंड इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन
अदर देन कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश भी होगा, फॉर कैश भी होगा, और इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश भी होना है। अब कंसिडरेशन ये मैं फ्लो चार्ट में दिखाऊंगा आपको, फॉर कैश की भी अलग अलग वेराइटीज आपके पास आती है। इसके बाद नंबर 4 आता है, जब हम ये ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ते हैं ना, ओवर सब्सक्रिप्शन यहाँ पर तब आता है आपके पास क्या, इन ओवर सब्सक्रिप्शन। आपके पास आता है क्या, प्रो रेटा अलॉटमेंट, प्रो रेटा अलॉटमेंट। एंड मीनवाइल यहाँ पर आपको सेबी गाइडलाइंस, सेबी गाइडलाइंस के बारे में भी जानना जरूरी होता है, गाइडलाइंस एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन ये भी आपने बचपन में पढ़ा होगा इनके बारे में। प्रोरेटा अलॉटमेंट की बात करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन में, ठीक है। इसके बाद नंबर 5 हमारे पास बारी आती है क्या, फोर फीचर ऑफ शेयर्स, फोर फीचर ऑफ शेयर्स। फोर फीचर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, हर तरह के नॉर्मल वाले और मतलब नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, प्रोरेटा, हर तरह से फोर फीचर्स शेयर्स। फोर फीचर ऑफ शेयर्स विच वर ओरिजिनली इशूड एट पार, फोर फीचर ऑफ शेयर्स विच वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। शेयर पहले डिस्काउंट पे भी इशू होते थे, लेकिन अब डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, कंपनीज एक्ट 2013 ने मना कर दिया, डिस्काउंट पे कोई शेयर इशू नहीं होगा, पार पे होगा या प्रीमियम पे होगा। पार किसे कहते हैं, प्रीमियम किसे कहते हैं, उसका डिस्कशन में भी आपके साथ कर लूंगा। फोर फीचर। उसके बाद नंबर 6 आता है क्या, री इशू ऑफ forfeited शेयर्स। इसके बाद नंबर 7 जो आपके पास आती है, बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी में जो है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कैसे प्रेजेंट होती है वो बताएंगे। लेकिन मैं शेयर कैपिटल के साथ साथ आपको फोरफिटेड शेयर, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व सब कुछ बताऊंगा, मतलब भयंकर वाली बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगा आपको, मतलब बोर्ड के लेवल से काफी ऊंचा लेवल का मैं करके दिखाऊंगा आपको, ताकि आप 12th के बाद अपने आप को खराब महसूस ना करें कि हमें ये कंसेप्ट नहीं आता है। अच्छा, इसके बाद जब हमने बोला ना इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 इसके प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, इसकी बात हम लोग करेंगे। तो मतलब ब्रॉडली अगर देखें तो हमारे जो पूरा का पूरा चीजें इस पर, और उसके अलावा 8 नंबर पे हमारे पास क्या होता है, कुछ एक छोटी मोटी टर्म्स होती है हमारे पास, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ESOP ये वाला, उसके बाद होते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये चीजें आती हैं। और एक और चीज हम लोग देखते हैं यहाँ पर, यहाँ यहाँ ये जो बी पार्ट है ना, यहाँ सी पार्ट, इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स एंड अंडरराइटर्स, प्रमोटर्स और अंडरराइटर को शेयर इशू कर रहा है, ये भी हम देखेंगे। तो जो हमारे सिलेबस का ब्रॉड क्लासिफिकेशन है वो इस तरह से, इतनी सारी चीजें हमें पढ़नी होती हैं। अब जैसे कुछ बच्चों का एग्जाम है, तो तुम लोग एग्जाम में क्या चल रहा है, सिर्फ यही वाला पार्ट चल रहा है और ये वाला हल्का फुल्का प्रोडाटा वाली बात कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। ये हमारा ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, ठीक है। नोट तो कर लो इसको यार, नोट कर लीजिए, फिर आप देखते चलेंगे हम क्या क्या चीजें कर चुके हैं, एटलीस्ट नोट कर लीजिए। फोटो जो है ना गैलरी में चली जाती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक भी, अच्छा लिख लिया, बहुत अच्छा करा तुमने। आगे चलते हैं हम, लिखो फिर फटाफट से। अभी क्या कर रहे थे, भजन सुन रहे थे। लेट अस स्टार्ट। देखिए भाई, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, बहुत बेसिक सी डेफिनेशन जो है कंपनी की, वो आपके कोई प्रोफेसर हैने हैं उन्होंने दे रखी है, और सबसे अच्छी डेफिनेशन है क्या, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law having separate legal entity with a perpetual succession and a common seal.
परपेचुअल सक्सेशन, सक्सेशन मतलब अभी मैं इसका मतलब बताऊंगा। इस डेफिनेशन में क्या होती है, आपकी कंपनी की ऑलमोस्ट सारी फीचर्स कवर हो जाती हैं, सारी की सारी यहाँ पर फीचर्स कवर होती हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, याद है ना, कंपनी के फॉर्मेशन के 4 स्टेप्स होते हैं, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, सब्सक्रिप्शन और क्या होता है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब जरा समझिए, कंपनीज एक्ट ने ना बहुत सारे रिलैक्सेशन दिए हैं। पहले कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट लेने के बाद आप बिजनेस शुरू कर सकते थे। अब कंपनीज एक्ट ने काफी सारे रिलैक्सेशन दे रखे हैं, और कंपनीज एक्ट ने बहुत सारे रिलैक्सेशन मतलब, ओके लेट्स मूव फर्दर। तो क्या होगा कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जब कंपनी स्टार्ट करती है बिजनेस, एक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट बिजनेस होता है, तब जाके अपनी वो ट्रेडिंग या कमर्शियल एक्टिविटी शुरू करती है, उससे पहले वो नहीं शुरू करती है। अब हमारे चैप्टर का जन्म कहाँ होता है, हमारे चैप्टर का जन्म होता है कैपिटल क्लॉज से, सब्सक्रिप्शन क्लॉज जिसे कहते हैं। मतलब जहां कंपनी ऑथराइज होती है कुछ नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने के लिए, टू फुलफिल इट्स मेन कमर्शियल या मेन ऑब्जेक्टिव टू कैरी आउट सच एक्टिविटी। तो यहाँ पर इसने बोला आर्टिफिशियल पर्सन है। कौन क्रिएट कर रहा है उसे, इंद्र तो नहीं क्रिएट कर रहे ना ब्रह्मा क्रिएट कर रहे हैं, कौन क्रिएट कर रहा है उसको, इसको क्रिएट कौन कर रहे हैं, लॉ, कानून के द्वारा क्रिएट। कोई भी कंपनी अगर आज की डेट में एस्टेब्लिश होती है तो कंपनीज एक्ट 2013 के ज्यूरिसडिक्शन में उसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कंपनी और उसके मालिक, कंपनी और उसके एम्प्लॉइज, कंपनी और आउटर वर्ल्ड, दे आर द सेपरेट लीगल एंटिटीज, अलग अलग होते हैं ये लोग। इसके बाद हमने बोला क्या, परपेचुअल सक्सेशन। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर एक सोल प्रोपराइटर मर जाए तो बिजनेस का क्या होगा, पार्टनर मर जाए तो क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन या फिर डिसोल्यूशन हो सकता है अगर पार्टनरशिप डीड में बोला जाए तो, ये भी आपने पढ़ा। कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर 3-4 मेंबर मर जाए तो क्या होगा, पब्लिक कंपनी में भी फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में तो बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब, अच्छा एक और चीज है, पार्टनर अगर मर जाए तो उसका बेटा पार्टनर बन जाएगा ना, नहीं बनता। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर एक पापा की डेथ हो जाती तो उसका बेटा बन जाएगा मेंबर, बन जाता है। लेकिन कंपनी के अंदर, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के अंदर, अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं या कोई कंपनी का शेयर होल्डर था, उसकी डेथ हो जाती है, वो स्वर्गवासी हो जाता है, तो उसने अपने किसी लीगल सक्सेसर के नाम पर अगर अपनी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी कर दी है, तो वो शेयर किसके नाम पर ट्रांसफर हो जाएंगे, उसके बेटे के। एक बहुत ही ट्रेजिक घटना कुछ दिन पहले हुई थी, अभी बल्कि कल ही हुई है। पालोनजी मिस्त्री, पालोनजी मिस्त्री का नाम सुना होगा आप लोगों ने। टाटा ग्रुप के 2% से ज्यादा शेयर होल्डिंग थी उसके पास, 25% नहीं, हाँ 25%, 26% थी। उनका पुत्र था साइरस मिस्त्री, और साइरस मिस्त्री का एक्सीडेंट में मारा गया। टाटा ग्रुप का चेयरमैन था बंदा, रतन टाटा ने फिर से उसकी पावर छीन के उसको सड़क पे तो नहीं लाया था खैर, लेकिन शाहपुर जी पालुन जी है, बहुत बड़े फिल्म फाइनेंसर हैं, बिल्डर हैं ये लोग, अथाह जमीन अथाह है, लेकिन चले गए दोनों। अब पता नहीं इनके सक्सेसर कौन होंगे। तो ये इसके मरने से शाहपुर जी पालुन जी मिस्त्री जो कंपनी वो बंद नहीं होगी, उनकी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बंद नहीं होगी, ठीक है, बिल्कुल नहीं होगी। अभी मैं आर्टिकल पढ़ रहा था एक, कि करीब करीब गोदरेज ग्रुप के पास उनके पूर्वजों ने, आर्द्रशर गोदरेज जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी से एक आइलैंड का कुछ हिस्सा खरीदा था मुंबई में, ठीक है जी, हाँ खरीदा था। करीब करीब 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो, 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदा था। 300 एकड़ का एरिया, 300 एकड़ से ज्यादा का एरिया, मोर देन 300 एकड़, नहीं 300 एकड़ पता नहीं कितने एकड़ है, मतलब 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी। पहले पता क्या करता था, मुंबई का बिल्कुल घटिया वीरान टापू था, अब वो बिल्कुल मुंबई के सेंटर में पड़ता है, पूरा पहाड़, मतलब ऐसा हो सकता है जैसे किसी फिल्म की शूटिंग हो, कुछ वैसा कर सकते हैं, इतनी खतरनाक प्रॉपर्टी उनके पास है 30,000 करोड़ की। मर जाए गोदरेज का सक्सेसर आदि गोदरेज तो क्या होगा, किसके पास जाएगी, सक्सेसर के पास जाएगी। ऐसे ही परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि, याद है ना एक रक्तासुर होता था, जिसको काटते थे, जहां जिसकी एक बूंद गिरती थी नया राक्षस खड़ा हो जाता था, ये इस तरह का है। शेयर होल्डर के मरने से कभी कंपनी बंद नहीं होती। हाँ अगर कंपनी के सारे शेयर होल्डर मर जाएं, एंड इट इज पॉसिबल कि कंपनी खत्म हो जाएगी। परपेचुअल सक्सेशन इसी को कहते हैं। तो देखिए, इनकॉर्पोरेशन कंपनीज एक्ट के अंदर, अगले पेज पे चल जाइएगा आप, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। कंपनी के अगर डेट होंगे तो कंपनी के जो डेट्स होते हैं उनको हम शेयर होल्डर से नहीं रिकवर कर सकते हैं, इधर शेयर होल्डर से रिकवर नहीं कर सकते उन डेट्स को हम। तो कंपनी की लायबिलिटी जो है वो क्या होती है, शेयर होल्डर की लिमिटेड होती है।
अभी कंपनी की टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स, उस तरह से पढ़ेंगे उसको, आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स यहाँ होता है, प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स नहीं होता, पब्लिक कंपनी में ट्रांसफर, देखिए जो हम पढ़ेंगे ना अभी, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, पब्लिक कंपनी जिसके नाम के साथ सफिक्स में लिमिटेड शब्द लगता है, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। थोड़ा आगे चलते हैं। मैनेजमेंट एंड ओनरशिप किसके पास होती है इसकी? इसकी ओलिगार्किक सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट होता है यहाँ पर, मतलब इनडायरेक्ट मैनेजमेंट। जैसे क्या होता है, शेयर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर क्या करते हैं, अपने डायरेक्टर चुनते हैं। डायरेक्टर किसको चुनते हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर जनरली कौन बंदा होता है? जिसके पास मैक्सिमम शेयर होल्डिंग होती है। भाई आपके पास 1000 शेयर है तो 1000 वोट, आपके पास 51,000 वोट्स, आपके पास 2 लाख शेयर है तो आपके पास 2 लाख वोट्स हैं। तो जिसके पास जितने ज्यादा वोट होंगे वो उतने ज्यादा इफेक्टिव होगा, उतने ज्यादा कंट्रोल उसका रहेगा बिजनेस के ऊपर। और कॉमन सील, व्हाट इज कॉमन सील? मतलब स्टैंप। कंपनी सिग्नेचर तो नहीं कर सकती ना, किसी भी कंपनी में अगर आपने देखा होगा तो उन्होंने अपनी राउंड कलर की एक स्टैंप बना दी। आपके स्कूल की स्टैंप देखिए आप, नहीं होती स्कूल की सील। मेरे स्कूल की सील है सेंटर गोल वाली, कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है उसके ऊपर सील लगती है। एक तो लिखा रहता है, जैसे जैसे मेरे स्कूल का नाम लिखा रहता है डैश 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 डैश, और एक राउंड करके सील होती है, वो भी लगती है। तो वो सील होती है असली पहचान। मतलब जैसे मान लो मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, स्कूल ने दे दिया, लेटर हेड पे दे दिया, स्कूल के नाम के साथ स्टैंप भी लगा दी, लेकिन जो अथॉरिटीज एक्सेप्ट नहीं करती, कहते हैं स्कूल की सील कहाँ है इस पे, तो स्कूल की सील लगानी पड़ती है। वो होती है कंपनी की पहचान, वो लगती है। याद करिए, अभिज्ञान शकुंतलम तुलसीदास का एक नाटक था। शकुंतला को राजा दुष्यंत, दुष्यंत तो थे ना, दुष्यंत क्या करते हैं, अपनी अंगूठी दे जाते हैं। वो अंगूठी कहते हैं राजा की सील हो जाती है। कहते हैं जब मैं जा रहा हूँ कभी मैं मिलूं तो तुम मुझे अंगूठी दिखा देना। राजा की जो अंगूठी होती है ना, राजा जैसे वेश बदल के राजा घूमने निकलता था अपना पता करने क्या हो रहा है कैसा नहीं हो रहा, तो ऐसे में तो कोई भी पहचानेगा नहीं उसको। तो राजा की जो अंगूठी होती थी ना, वो राजमुद्रिका कहते थे उसको, उससे लोग पहचानते थे भाई ये राजा है। उसे यूं हाथ खड़ा करना होता था, राजा एकदम झुक जाते थे ऐसे करके। तो राजा की पहचान होती थी उसका मुकुट, उसकी अंगूठी, और उसका तलवार या उसका राजदंड, वैसा करके। ठीक है। बैठन होती है ना जो ऐसे वाली, अंग्रेजी हिंदी में उसे राजदंड बोलते हैं, वैसा करके। तो राजा जब अपने पूरे अटायर पे होता था, एक तो मुद्रिका होती थी उसके हाथ में, राजा कोई भी ऑफिशियल लेटर इशू करता था ना, ऐसे स्टैम्प करके ऐसे छाप लगाता था उसकी, तब वो लागू होता था। और वो एक ही बनती थी, एक ही बनती थी वो, ऐसा नहीं होता था कि जिसके मन में आए जितनी मर्जी छाप दें आज की डेट में, ऐसा नहीं होता था, एक ही होती थी वो राजा मरता था, उसके बेटे को वो पकड़ पहनाई जाती थी, अगर छोटी बड़ी होती थी तो उसका साइज छोटा बड़ा कर दिया जाता था। तो कोई राजा का बेटा जब अपने पिताजी की मुंडी उंडी काटता था तो उंगली भी काट देता था, अंगूठी निकाल लेता था उसकी। और ब्रिटिश मोनार्की में ऐसा ज्यादा होता था, हिंदुस्तान में तो सिर्फ मुंडी कटती थी। लेट्स कम टू द इश्यू ऑफ शेयर्स। आइए देखते हैं पार्टनरशिप और कंपनी के बीच का डिफरेंस, आप लोग खुद देखेंगे, मैं उस पर डिस्कशन नहीं करूंगा। और टाइप्स ऑफ कंपनी की बात करते हैं, 3 तरह की हमारे पास है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1 पर्सन कंपनी। 3 तरह की होती है, प्राइवेट, पब्लिक और 1 पर्सन कंपनी। फीचर्स आपने देख लिया, यही फीचर्स होती हैं सारी। एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द कंपनी, वो ऐसा करके बोलेंगे, थ्योरेटिकली वो क्वेश्चन बनता है, या एमसीक्यू वाले क्वेश्चन बनता है। पहली कंपनी हमने बोला, आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से लेके चल रहा हूँ, 1 पर्सन कंपनी। दूसरी में लेके चल रहा हूँ क्या, प्राइवेट कंपनी। और तीसरी में लेके चल रहा हूँ आपके सामने क्या, पब्लिक कंपनी। अब एक बात जरा समझिएगा, फिर इश्यू ऑफ शेयर्स के प्रोसेस में भी चलेंगे, अकाउंटिंग के प्रोपोर्शन से भी चलेंगे। 1 पर्सन कंपनी का एक बहुत बड़ा क्लासिकल एग्जाम्पल है, एक कंपनी जो हमारे महान महान, मतलब सदी के नायक अमिताभ बच्चन जी ने खोली थी, उसका नाम था एबीसीएल लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड, एबीसीएल, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। है ना, मजाक लग रहा है ना? मुन्ना भाई में सर्किट बंदा था ना, एक सर्किट, कौन है वो? अरशद वारसी। अरशद वारसी की लॉन्चिंग फिल्म थी वो, चंद्रचूड़ सिंह। एक फिल्म आई थी ना गुलजार की, चप्पा चप्पा चरखा चले वाले गाने का एक्टर चंद्रचूड़ सिंह, उसमें फिल्म थी तेरे मेरे सपने। एबीसीएल कंपनी लिमिटेड थी, 1 पर्सन कंपनी का बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल है ये। और एबीसीएल लिमिटेड शुरू हुई थी जब, तो फिल्म फाइनेंस करी थी, पहली फिल्म थी तेरे मेरे सपने, एवरेज चली थी। चंद्रचूड़ सिंह और ये अरशद वारसी दोनों स्टार थे, और बाकी उनकी एक्ट्रेस भी थी, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई अब। इन्होंने 3-4 फिल्में और प्रोड्यूस करी, सब फ्लॉप हो गई। अमिताभ बच्चन कर्जे में चले गए, भयंकर कर्जे में। फिर अमर सिंह एक पॉलिटिशियन थे, उन्होंने इसको बचाया। और उसके बाद सबसे, उसके बाद एक सीरियल आया था क्या, केबीसी। केबीसी के बाद अमिताभ बच्चन की लाइफ की एक नई शुरुआत हुई थी, वरना अमिताभ बच्चन वॉज अ डेड पर्सन। एबीसीएल लिमिटेड,
कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर था। क्यों बनानी पड़ती है 1% कंपनी, जरा समझिएगा। आपको मालूम है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड जिसे कहते हैं हम लोग, कॉर्पोरेट टैक्स जिसे कहते हैं, इंडिया के रेवेन्यू जनरेशन में हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन उसका होता है। तो जो व्यक्ति आपको हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन देगा टैक्स का, उसका आप ध्यान रखेंगे ना। तो इसलिए सरकार क्या करती है, एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटर, एज कंपेयर टू पार्टनरशिप, एज कंपेयर टू जॉइंट स्टॉक कंपनी, एज कंपेयर टू द एनी अदर फॉर्म ऑफ कंपनी, ये जो होते हैं ना पब्लिक सेक्टर कंपनियां, ये जो होती है लिमिटेड कंपनीज, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, इनको बहुत सारी प्रिविलेजेस देते हैं। अब वो प्रिविलेजेस जो होती है इन्हीं बड़ी बड़ी कंपनियों को मिलते हैं, छोटी कंपनी को तो मिलते नहीं है। अब कुछ छोटे छोटे बिजनेस ऐसे होते हैं जिन्हें वाकई सपोर्ट चाहिए होता है। तो सरकार ने क्या करा, 1% कंपनी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। अब 1% कंपनी क्या करती है, इनको वही सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो किसी कॉर्पोरेट एंटिटी को मिलते हैं, लेकिन सरकार ने इनके ऊपर थोड़े थोड़े रेस्ट्रिक्शंस रखे हुए हैं। ठीक है, वो देख लेते हैं क्या होता है। 1% कंपनी थ्योरेटिकली बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए 1% कंपनी कौन से एक्ट के अंदर चलती है। इसकी शुरुआत जो होती है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इसका जन्म होता है। इस सेक्शन के अंदर डिफाइन करा गया है कि 1% कंपनी क्या होगी। ठीक है, यहाँ क्या होता है, इस कंपनी में ओनली 1% उस नेचुरल पर्सन बी ए मेंबर और शेयर होल्डर, एक ही बंदा क्या होता है, मालिक, एक ही बंदा शेयर होल्डर, ये होता है इसके अंदर। ठीक है, 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली 1% एज अ मेंबर। ठीक है जी, इसके बाद यहाँ आता है क्या, रूल 3 है इसका। रूल 3 में कुछ चीजें लिखी हुई हैं। रूल 3 है कंपनीज इन कॉर्पोरेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनको ध्यान रखिएगा। इन कॉर्पोरेशन, कंपनीज इन कॉर्पोरेशन रूल्स 2014 में आए थे। इसके अंदर जो है रूल 3 वो बताता है कि ओनली अ नेचुरल पर्सन बीइंग एन इंडियन सिटीजन वो 1% कंपनी को फॉर्म कर सकता है। क्या बनेगी, पहली बात, ये आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, उसको देख लीजिए। मैं भी यहाँ लिख देता हूँ, ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन लिखने में टाइम ज्यादा लगेगा, सुन लीजिए। Number 1, only a natural person being an Indian citizen and the residents of India can form 1% company or can be a nominee for a sole member of 1% company। या तो मेंबर, या तो 1% कंपनी चला सकता है, या 1% कंपनी का जो मालिक उसका नॉमिनी बन सकता है। मतलब पापा की ने 1% कंपनी चलाई है तो बेटा क्या बन जाएगा, नॉमिनी बन सकता है। भाई बहन बीवी वाइफ कोई भी जो मेजर होते हैं, मतलब 18 साल से ज्यादा के होते हैं, वो बन सकते हैं मेंबर। बोलना है कुछ? क्यों, इशू शेयर्स नहीं आ रहा तुम्हारा? जाओ, ये कंपनीज इन कॉर्पोरेशन रूल 2014, 1% कम। अच्छा सुनो, एक बंदा क्या, एक बंदा सिर्फ एक, हाँ ठंड लग रही है, एक बंदा सिर्फ एक 1% कंपनी बना सकता है, या किसी एक 1% कंपनी का क्या बन सकता है, ये नॉमिनी बन सकता है। एक बंदा एक 1% कंपनी बना सकता है, या किसी एक 1% कंपनी का क्या बन सकता है, मेंबर बन सकता है। दूसरी तीसरी चीज, ये चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं होती है। सरकार का पर्पस है इस तरह की कंपनी को बेनिफिट प्रोवाइड करना। तो आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फॉर्म अ 1% कंपनी, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन, या इज एन एसेंशियल कंडीशन। नंबर नेक्स्ट, इट कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज एंड एनी बॉडी कॉर्पोरेट। देखिए बैंकिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं, जैसे मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है, रिटेल बैंकिंग में। रिटेल बैंकिंग क्या होती है कि आपके पास लोग क्या पैसे जमा करा सकते हैं मल्टीपल स्कीम्स के अंदर, सेविंग्स अकाउंट में, करंट अकाउंट में, रिकरिंग डिपॉजिट्स में, है ना, एफडी, ऐसा। एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई है। ये क्या चीज है, ये तो बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है, रिटेल बैंकिंग में है। ठीक है, देर इज वन कंपनी जिसका नाम है क्या, LIC हाउसिंग फाइनेंस। अब फाइनेंस कंपनी है ना, ये क्या करती है, हाउसिंग फाइनेंस के लोन देती है। क्या ये बैंकिंग बिजनेस करती है, नहीं करती है। ठीक है, तो इनको फाइनेंस कंपनीज बोलते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी बोलते हैं इनको जनरली, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। देयर इज अ कंपनी सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। अब सिडबी का काम क्या है, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को तो उनको लोन देना, लेकिन ये कस्टमर के अकाउंट नहीं खोलती, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स वगैरह में, वो तो खैर मर्ज हो गया, ऐसे अकाउंट नहीं खोल सकते, रिटेल बैंकिंग में नहीं चलते हैं। बोलिए क्या लोन से, हाँ वो भी एनबीएफसी है।
तुम्हारा अकाउंट थोड़ी चलता है, उनके खाता थोड़ी खुलता है, तुम तो वहां पर उनके क्या है, तो उनके कस्टमर और उन्होंने तुम्हें लोन दे रखा है। ठीक है जी। अच्छा, ये जो कंपनी है इसका पर्पस ये नहीं होगा जैसे मान लो कोई स्टॉक एक्सचेंज का ब्रोकर है, वो 1% कंपनी बनाए और क्या दूसरी कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, ऐसा नहीं कर सकते आप। चैरिटेबल नहीं करेंगे आप यहाँ पर, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेंगे आप, और किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करेंगे। और सुनिए, पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होती है। नींद अच्छी आ रही है भरत? पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होती है। और इसका एनुअल टर्नओवर किसे कहते हैं पता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम वगैरह मिलाकर 2 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है। और 1% कंपनी शुड हैव एटलीस्ट 1 डायरेक्टर। उसके देखो 1% कंपनी का प्रमोटर या मालिक तो एक ही हो सकता है, बट इट कैन हैव मल्टीपल डायरेक्टर्स। मिनिमम 1 डायरेक्टर और 15 डायरेक्टर मैक्सिमम ये क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। डायरेक्टर तो हम अपॉइंट कर सकते हैं ना, दे आर लाइक पेड एम्प्लॉयड, ऐसा करके, या नॉन पेड एम्प्लॉइज। ठीक है जी, 1% कंपनी की डिटेल पढ़ लिया आप लोगों ने। अब एक कंपनी सेक्टर ना बहुत बड़ा मजाक करता है, वो पूछता है क्या, व्हाट इज अ पब्लिक कंपनी? कंपनीज एक्ट कहता है पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। कंपनीज एक्ट से पूछते हैं हम लोग व्हाट इज नॉन करंट लायबिलिटी? कंपनीज एक्ट कहता है विच इज नॉट अ करंट लायबिलिटी। आपने किताब में देखा होगा, विच इज नॉट अ करंट लायबिलिटी। हाँ, तो लड़का कौन है जो लड़की नहीं है? लड़की कौन है जो लड़का नहीं है ना? स्टूडेंट कौन है जो टीचर नहीं है? मतलब बिल्कुल। अगर अगर आप, हाँ, शॉर्ट एंड क्रिस्पी बोलना, स्वीट क्यों बोल रहा है यार? अब वो जस्टिफाई करेगा, काम की बात कर लेते, छोड़ो। अच्छा अच्छा। तो अगर हमें पता है कि प्राइवेट कंपनी कौन सी है, तो हम पब्लिक कंपनी की बात कर सकते हैं। और कई बार आता है कि व्हाट आर द वेरियस प्रिविलेजेस ऑफर टू पब्लिक कंपनी एज कंपेयर टू प्राइवेट कंपनी। ये सब थियोरेटिकल चीजें हैं, ठीक है। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, थियोरेटिकल चीजें पढ़ते नहीं, क्योंकि उनके क्या लगता है, उबाऊ, बेकार। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कहते हैं ओह शिट, हम थ्योरी क्यों नहीं पढ़ के गए। अरे भाई, फर्स्ट टर्म एग्जाम जो हुआ था, मतलब ये अभी इस बार का एग्जाम जो बोर्ड का हुआ था 12th क्लास का, हमने करीब करीब 1800 आंसर शीट चेक करी, 1800 आंसर शीट चेक करी, करीब 12-13 दिन का, 15 दिन का टाइम हमारे पास था। समझ लेना मोर देन 120 स्टूडेंट्स या 150 स्टूडेंट्स रहे होंगे जिनके सिर्फ 1 नंबर या 2 नंबर कटे। 40 नंबर का पेपर था, 38-39 नंबर आए। क्यों पता है? थ्योरी, थ्योरी में नंबर कटे उनके हैं। नहीं बेटा, डिस्क्रिप्टिव पेपर था, टर्म टू डिस्क्रिप्टिव था। थ्योरी में नंबर कटे उन लोगों के, एब्सोल्युटली एवरीथिंग कंप्लीट, एवरीथिंग नीट एंड क्लीन एंड शानदार। हम तो लिख नहीं सकते थे, बड़ा बुरा लग रहा था एक एक नंबर काटते हुए उनका। क्या, तो इसलिए कहते हो ना, थोड़ी थोड़ी थ्योरी पढ़ लिया करो। लेकिन नहीं, हम नहीं सुधरेंगे। जब 11 से नहीं पढ़ी तो आप कैसे पढ़ेंगे? इसीलिए मुझे क्या करना पड़ता है, हर चैप्टर, याद है डिसोल्यूशन से पहले लंबी चौड़ी थ्योरी पढ़ानी पड़ी, पूरी 1.5 क्लास खराब होती है उसमें, है। कर डिसोल्यूशन में कौन सी थ्योरी? लेट्स ब्लिंक इट, आइए देखें जरा। तो प्राइवेट कंपनी, सुनो प्लीज यार, मैं 11th वाला पार्ट था, जल्दी से डिस्कस करें, थियोरेटिकली इंपॉर्टेंट इसलिए डिस्कस करें क्योंकि आप लोग भयंकर तरीके से बिजी होते हैं, आपके पास थोड़ी पढ़ने का थोड़ा सा भी टाइम नहीं होता है, इसीलिए। अब प्राइवेट कंपनी जिसका क्या होता है, which has a minimum paid up share capital as may be prescribed and which by its articles of association। देखिए, पहले ना, पहले कंपनी से बहुत क्लियरली मेंशन, जैसे 1% कंपनी में बोला ना पेड अप कैपिटल 50 लाख है, पहले क्या होता था, कंपनी से बोल देता था कि पेड अप कैपिटल 2 करोड़ है, 50 करोड़ है, 15 करोड़। अब नहीं कहता, क्योंकि लोगों की ना बाइंग कैपेसिटीज बढ़ती जाती है, स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ती है और कंपनी का टर्नओवर भी बढ़ता है। तो सरकार क्या करती है, टाइम टाइम पे नोटिफिकेशन देती है कंपनीज एक्ट के अंदर कि अब प्राइवेट कंपनी की पेड अप कैपिटल इतनी होनी चाहिए, 2 करोड़ होनी चाहिए, 5, ये रिवाइज होती रहती है। पहले तो फिक्स था बहुत सालों से, क्योंकि इकोनॉमी स्टैग्नेंट थी, इकोनॉमी ग्रोथ नहीं करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। दूसरा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि इसके शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं, तो ये प्राइवेट कंपनी होती है, ठीक है। और आगे चलते हैं थोड़ा सा। एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी, इसके मेंबर्स एक्सक्लूडिंग इट्स प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉइज नंबर्स टू 200। पहले क्या होता था कि जो प्राइवेट कंपनी में 50 मेंबर होते थे, अब नहीं, अब कितने 200 मेंबर्स होते हैं, मतलब 200 से 200 लोग आपके शेयर होल्डर हो सकते हैं, करेक्ट। अच्छा जी, whereas shares are held by 2 or more person jointly shall be treated as a single member। मान लो 2 लोगों ने मिलकर एक शेयर खरीदा हुआ तो उसको सिंगल मेंबर माना जाएगा। prohibits
एनी इन्विटेशन टू सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, मतलब ये मार्केट में अपने शेयर ऑफर नहीं कर सकते हैं। पब्लिक कंपनी मार्केट में शेयर ऑफर कर सकती है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी शुड हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स, और 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स यहाँ नहीं हो सकते हैं। 1% कंपनी में कितने डायरेक्टर होते हैं? मिनिमम 1 डायरेक्टर, और मैक्सिमम कितने होते हैं? 15 डायरेक्टर। देखो स्टेटस बढ़ रहा है ना, 1% कंपनी छोटा वर्जन था, प्राइवेट कंपनी बड़ा वर्जन है, पब्लिक कंपनी उससे बड़ा वर्जन है। पब्लिक कंपनी एज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, पहली कंडीशन, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं होती है। इट हैज अ मिनिमम पेड कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013 फ्रॉम टाइम टू टाइम, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देती है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी, और एक और समझ लीजिए, अगर कोई प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो वो भी क्या कहलाएगी? पब्लिक कंपनी ही कहलाएगी। जैसे मान लो मैं बोल दूं क्या कि भरत एंटरप्राइजेस लिमिटेड है, भरत एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने भरत न्यूमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड का वो है, तो भरत न्यूमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड जो है वो भी एक पब्लिक कंपनी कहलाएगी, क्योंकि वो क्या है? पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है। अरे आपने जैसे मान लो भरत एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने एलजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को खरीद लिया, तो एलजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है ना, लेकिन क्योंकि भरत ने खरीद लिया इसलिए भी उसका स्टेटस भी क्या हो जाएगा? पब्लिक कंपनी का स्टेटस हो जाएगा। और चलते हैं आगे। इसके मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए ऊपर। 1% कंपनी में मिनिमम 1, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 2, यहाँ मिनिमम कितने होने चाहिए? 7 होने चाहिए, और मैक्सिमम तो कोई लिमिट ही नहीं है। 1% कंपनी में मिनिमम भी 1 और मैक्सिमम भी 1, ठीक है। मिनिमम 1 मेंबर और 15 मैक्सिमम डायरेक्टर। वहां क्या लिखा है? मिनिमम 2 डायरेक्टर एंड मैक्सिमम 15 डायरेक्टर। यहाँ भी आएंगे। यहाँ मिनिमम 7 मेंबर्स है, मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है। यहाँ मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम कितने? 200। 1% कंपनी मिनिमम मैक्सिमम 1 ही है। यहाँ आ जाते हैं। यहाँ मिनिमम क्या होना चाहिए? 3 डायरेक्टर होना चाहिए, मोर देन 15 डायरेक्टर नहीं चलेंगे। तो 15 डायरेक्टर की जो सीलिंग है वो 1% में भी है, प्राइवेट में भी है, और पब्लिक कंपनी तीनों में है। मैक्सिमम 15 डायरेक्टर, बोला ना 1% कंपनी मैक्सिमम 15 डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी मैक्सिमम 15 डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी मैक्सिमम 15 डायरेक्टर, लेकिन मिनिमम वहां 1 है, वहां 2 है, और यहाँ कितना है? 7 है, ठीक है। मिनिमम सॉरी 3 है। अच्छा, ये जो पब्लिक कंपनी होती है जिसे हम लिमिटेड कंपनी बोलते हैं, इसकी क्या होती है? ये 3 तरह की हो सकती है। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, एंड कम्युनिटी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। जरा इसे समझ लेते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, ये वो है जिसके बारे में हम सब पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट में। हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, इससे अलग कुछ नहीं पढ़ेंगे, इसी के बारे में पढ़ेंगे हम सब कुछ, ठीक है। क्या होता है कि a company having liability to its member limited to the memorandum of association to the amount if any unpaid। जैसे मैं बताता हूँ इसका, इस लाइन का क्या मतलब होता है। मान लो आपने किसी कंपनी के 1000 शेयर्स ले रखे हैं, ठीक है, और कंपनी कहती है कि हम आपके शेयर्स 10 रुपए का एक शेयर है। कंपनी कहती है कि इस शेयर को हम ऐसे मंगाएंगे, एप्लीकेशन स्टेज पे हम 2 रुपए मंगाएंगे, अलॉटमेंट स्टेज पर हम 3 रुपए मंगाएंगे, फर्स्ट कॉल स्टेज पे 2 रुपए मंगाएंगे, फाइनल कॉल स्टेज पे 3 रुपए मंगाएंगे। आपने अभी तक कंपनी का कितना? इतना पैसा दे दिया। कंपनी ने अभी फाइनल कॉल नहीं मंगाई है। ये जो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल होता है, ये हम आज से 40 साल पुरानी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। आज तो पता है क्या होता है? कंपनी एक ही बार में सारा पैसा मंगा लेती है। पहले नहीं होता था ऐसा। पहले लोगों की ना परचेसिंग पावर कम होती थी। तुम लोग क्वेश्चन कर रहे थे ना पीछे वाले कि भाई एप्लीकेशन 10 रुपए का एक शेयर, एप्लीकेशन पे 2 रुपए थे, तो तुमने कभी लगा नहीं कि यार कंपनी क्या चिंदी चोरों वाली बात कर रही है, 2-3 रुपए मंगा रही है। आज से 40 साल पहले 1980, या मैं बोलूं अगर कुल मिलाकर बोलूं 70s की बात मैं करता हूं, अगर मैं ऑलमोस्ट 50 साल पहले, तो एक आईएएस ऑफिसर जो होता था उसकी सैलरी मुश्किल से 950 रुपया होती थी, और एक क्लर्क जो होता था उसकी सैलरी 75 रुपीज होती थी, लेकिन शेयर की वैल्यू तब भी 10 रुपए होती थी। तो एक बात बताओ यार, 10 रुपए का एक शेयर, आदमी तो 7 शेयर खरीद पाएगा, तो घर से खाना खाने गुरुद्वारे जाएगा क्या? हो क्या करेगा? तो ऐसे में कंपनी क्या करती थी? सारा पैसा एक साथ नहीं मंगाती थी, 2 रुपए एक बार में, 3 रुपए एक बार में पर शेयर, ऐसे टुकड़ा टुकड़ा करके मंगाती थी। अब तो इकोनॉमी बूस्ट कर गई ना, अब नहीं होता। आपने देखा 10 रुपए का एक शेयर कितना प्रीमियम पे जाता है? 450 रुपए में जाता है। देखा था ना जोमेटो के शेयर्स क्या हाई वैल्यू पे चले गए थे, ठीक है। पेटीएम के शेयर्स थे, 10 रुपए फेस वैल्यू थी, और कितना आगे तक गया था वो। एनीवे, तो आपके पास 1000 शेयर्स थे, अब आपको कितना अमाउंट अनपेड है? आपका कितना अमाउंट अनपेड है? आपका 1000 इंटू 3। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, तो इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, अगर कंपनी बंद होगी तो आपकी लायबिलिटी उस कंपनी में कितने रुपए की है? 3000 की है। इसे कहते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स। क्या बोलते हैं इसे? लिमिटेड बाय शेयर्स। तो क्या लिखा है यहाँ पर? अब इस लाइन का मतलब समझ में आएगा। अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय मेमोरेंडम टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन शेयर्स रेस्पेक्टिवली हेल्ड बाय दम
टर्म्ड एज ए लिमिटेड बाय शेयर्स। अगर आपने ये भी दे दिया तो कंपनी वाइंड अप हो रही है तो आपको कुछ नहीं देना, कुछ नहीं, आपकी जेब से कुछ नहीं निकलेगा। आप लाइबल हैं क्या देने के लिए? लिमिट मतलब वट एवर पेंडिंग टू यू, वो वाला अमाउंट। अगर आपने पूरा 10 रुपए दे दिया था तो कंपनी वाइंड अप होगी तो आपको कुछ, आपसे कोई रिकवरी नहीं होगी। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, यहां जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, बचपन में पढ़ा था बिजनेस स्टडीज में, लायबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटर, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड। बचपन अभी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप थी, आपने पढ़ा होगा आपने फंडामेंटल्स के चैप्टर में, लिमिटेड लायबिलिटी, वहां पर क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटी। इंडिया में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के एग्जांपल्स अच्छे नहीं होते, वहां अनलिमिटेड ही होता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप की तरह क्या है, यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज है। ये हमारे देश में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, पॉपुलर नहीं है। यहाँ क्या होता है, जितने भी शेयर होल्डर है सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, मतलब कंपनी डूबी तो सबकी प्रॉपर्टी निकलेगी, वो यहाँ नहीं चलता है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। किसी ने नाम सुना है सुब्रत राय सहारा का? सहारा श्री जेल में बंद है आजकल। वट एवर इट मे बी, लेकिन इन लोगों के साथ परेशानी पता क्या थी? सहारा जी क्यों जेल में बंद है पता है? क्योंकि इन्होंने करीब करीब 50-60 हजार करोड़ रुपए इकट्ठा करा और कोई कंट्रोवर्सी फंसी, सुप्रीम कोर्ट बोला पैसा वापस करो, लोग ही नहीं मिल रहे पैसा वापस करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भैया पैसा वापस कर लो तब तुम बाहर आओगे। लोगों ने जितना पैसा लिया, वो कहता है कि हमने तो लोगों से पैसा लिया है। कहता है ठीक है पैसा लिया तुमने, लीगल तरीके से लिया, आरबीआई ने तुम्हें अलाउ नहीं किया था, पैसा वापस करो। लोग ही नहीं, कहां से बताएगा? उसी की गलती है ना, तो पैसे का सोर्स बताए, पैसे का सोर्स बताएगा तो और बड़े लपेटे में आएगा वो, जेल बैठे। नहीं नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, अरे चिटफंड टाइप का था, चिटफंड में। लेट्स कम टू द पॉइंट। अब सुनो, सहारा क्या करते थे, अपनी कंपनी में कपिल देव को हो गया, सुनील गावस्कर हो गया, बड़े बड़े अमिताभ बच्चन जो हो गए, इन सबको डायरेक्टर बना देते थे। ठीक है जी। तो होता क्या है, जैसे मान लो मैं हूं एक मतलब गरीब मास्टर, मेरे नाम से कौन, मेरे नाम से कौन कंपनी चलाएगा? मैं बोलता हूं एमएस राणा लिमिटेड या एमएस राणा प्राइवेट लिमिटेड, नन ऑफ यू, इवन एनी वन ऑफ यू इज नॉट गोइंग टू सब्सक्राइब टू माय शेयर्स। लेकिन अगर मिस्टर एमएस धोनी आके कहते हैं, मेरे साथ खड़े कहते हैं सर की कंपनी में मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो मेरी कंपनी की तो क्या हो जाएगी, वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही मान लो, हाँ देर आर फ्यू क्रिकेटर जिनको मैं बोल सकता हूँ कि बेटा आ जाना मेरी कंपनी के लिए, देर आर फ्यू क्रिकेटर्स उनको मैं बोल सकता हूँ, अब आए ना आए उनकी मर्जी है। ईशांत शर्मा, हाँ उसको मैं बोल सकता हूँ। हाँ। अपनी एकेडमी की इनॉग्रेशन में बुला दूं? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स कम टू द पॉइंट। तो अब क्या होता है कि अगर मान लो कंपनी स्टार्ट हो रही है और इन्वेस्टर्स का उसमें भरोसा नहीं है, तो कोई डिग्नेटरीज, कोई फिल्म स्टार, कोई स्पोर्ट्स पर्सन आके कहता है कि इस कंपनी में 5 लाख शेयर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा कहता है जी 10 करोड़ के शेयर मेरे। मुकेश अंबानी जी कहते हैं 200 करोड़ के शेयर मेरे। ठीक, अनिल अंबानी कहते हैं 2 रुपए के शेयर मेरे। ठीक है, अब हैसियत के हिसाब से बात करेंगे ना, तो ये कंपनी क्या होती है, लिमिटेड बाय गारंटी होती है। यानी कि कंपनी अगर वाइंड अप हुई तो मैंने 5 लाख की गारंटी दी, मैं 5 लाख रुपए भरूंगा। अंबानी जी ने 200 करोड़ की गारंटी दी, 200 करोड़ भरेंगे, इसे कहते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स। तो पब्लिक कंपनी के 3 टाइप आपने पढ़ा, लिमिटेड बाय, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी या लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरा अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी और तीसरा लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है जी। 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का क्या, ये पार्ट, ये फ्लो चार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पर, बड़ा इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है। ये सारे डिफरेंसेस मैं बता चुका हूँ, ये सारे डिफरेंसेस आप क्या कर लेंगे, इसको पढ़ के कर लेंगे आगे। अब पेज नंबर 9.5 अगर आप देखते हैं, यू जस्ट हैव टू स्टे। सो प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन या कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये 4 स्टेजेस होते हैं। इन 4 स्टेज के बारे में नहीं पढ़ेंगे हम लोग। एक और चीज समझ लीजिए, जब कंपनी अपने शेयर इशू करती है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, उसे प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। ठीक है, सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 है 2013 कंपनीज एक्ट का, प्रोस्पेक्टस उसे इशू करना पड़ता है। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात होती है। जानते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? एज पर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी मस्ट हैव ऑब्टेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 मिनिमम सब्सक्रिप्शन बताता नहीं है क्या होता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कौन बताता है? सेबी बताता है, सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये रेगुलेटर है कैपिटल मार्केट का हमारे देश में। ठीक है, मनी मार्केट का रेगुलेटर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है? ये सेबी है। ये बोलता है कि मिनिमम 90% ऑफ द
ये कहते हैं when in case of public issue of shares 90% of the sum payable on application must be subscribed by the public. 90% of the shares must be subscribed by the public. मतलब अगर आपने 1 लाख शेयर इशू करे मार्केट में 90,000 की एप्लीकेशन आपको मिल जानी चाहिए. अगर आपको वो इशू क्लोज होने के अंदर अंदर नहीं मिलता है तो आपको विद इन 15 दिन के अंदर अंदर सारा पैसा वापस करना पड़ता है. ये भी क्वेश्चन आता है कितने दिनों में, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा ना हो तो कितने दिनों में पैसा वापस करना पड़ता है. 15 डेज के अंदर अंदर पैसा वापस कर. आजकल तो क्या होता है आपको वापस ही नहीं करना पड़ता. मैं आपको प्रोसेस सिखाऊंगा पूरा, कि प्रोसेस के बारे में बताऊंगा कि कैसे कंपनी शेयर इशू करती है, किस तरह से, थोड़ा बाद की क्लासेस में. अच्छा, एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. ठीक है, फिर बाबा ये बताइए आपके जन्म से पहले क्या आपके माँ बाप ने आपके ऊपर कुछ खर्च किया होगा? जैसे पता नहीं. मेडिकल ट्रीटमेंट, बिल्कुल सारी दवाइयां वगैरह, मेडिकल ट्रीटमेंट, डॉक्टर की विजिट वगैरह सारी की सारी, ये क्या थे, ये किसके ऊपर है? सिड बाबा के ऊपर. क्या एक्सपेंसेस सारे के सारे उनके जन्म से पहले के खर्चे. तो कंपनी के जन्म से पहले के खर्चे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं. आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, आप लीगल फॉर्मेलिटी करते हैं, आप रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास जाते हैं. अब मम्मी क्या करते हैं, सिड के मम्मी पापा क्या करते हैं पता है? मैं रिकॉर्डिंग में डाल दूं ये, ठीक है, अब मैं बोलने वाला हूं. देख, तो सिड के जन्म से पहले के सिड के मम्मी पापा ने क्या करा, बिल्कुल पक्के अकाउंट्स के लोग थे उन लोगों ने. मतलब कंसीव करने के दिन से मम्मी पापा ने क्या करना, एक पूरा लेजर बनाना शुरू कर दिया, ये खर्चा ये खर्चा ये खर्चा. और जैसे सिड सयाना हुआ, हाथ पीले के लायक हुआ, ठीक है, पूरा लंबा चौड़ा चिट्ठा, ऐसी लंबी चौड़ी लिस्ट लड़की वाले के सामने खोल दिया, ये खर्चे हैं भाई, ये हमें रिटर्न चाहिए, आरओआई चाहिए हमें इतना. ठीक है, जब हमें ये आरओआई मिलेगा तब छोरा तुम्हारा होगा. हाँ, बहुत ही बुरा एक वाहियात एग्जाम्पल था, इस पे मत जाना. पता चला माँ बाप से चार्ट बनवा लो अपने नाम का, ऐसा नहीं. ठीक है, बहुत बुरी चीजें हैं. तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को फनी तरीके से बताना था, कंपनी के जन्म से पहले के खर्चे. अब कंपनी उन खर्चों को क्या करेगी, राइट ऑफ करेगी ना. तो जन्म होने के बाद ही तो राइट ऑफ करेगी. इसको राइट ऑफ करने के तरीके होते हैं. सबसे पहला तरीका सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से, दूसरा कैपिटल रिजर्व से, तीसरा अगर कोई जनरल रिजर्व वगैरह बचा उससे, और चौथा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से. तो आपकी किताब में ऑफिशियली 3 चीजें बताई गई है. पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से, दूसरा करते हैं हम किससे, कैपिटल रिजर्व से, और तीसरा करते हैं हम किससे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से. ये जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट या रेशियो एनालिसिस पढ़ेंगे तब आएंगी चीजें वहां पर. ये जो थर्ड बुक का पहला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर आएंगी चीजें काम. तो उसका सीक्वेंस यहाँ देखो, लिखा भी है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से, कैपिटल रिजर्व से एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, इसी ऑर्डर में. अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है तो पहले उसे इस्तेमाल करेंगे, अगर वो नहीं है, ये पूरा नहीं पड़ता तो कैपिटल रिजर्व यूज करेंगे, वो भी पूरा नहीं पड़ता तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को पूरा करके हम क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे. ठीक है, तो ये थी कुछ मेन और इंपॉर्टेंट चीजें जो कि हमें किसके बारे में पढ़ना था, इशू ऑफ शेयर्स का थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में पढ़ना था. ठीक है, अगली क्लास में मैंने क्या करना है आपको, शेयर इशू का जो प्रोसेस है वो समझाऊंगा और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे. ठीक है, सो आई विल गिव यू प्रिंट आउट. मैंने 2 लेवल 1 और लेवल 2 की वर्कशीट्स बना रखी हैं, 2 इशू ऑफ शेयर्स की. लेवल 1 की वर्कशीट्स अंडा छाप है बिल्कुल, उसमें बेसिक कंसेप्ट्स हैं, और लेवल 2 की वर्कशीट्स हैं धुरंधर टाइप की, जिसमें हर तरह के क्वेश्चंस कवर होते हैं. मतलब ऑलमोस्ट 40-42 क्वेश्चंस की वर्कशीट है, तो आपको वो भी करनी है. इस बुक के करीब करीब 92 क्वेश्चंस है, वो भी करने हैं. 50 के करीब इलस्ट्रेशंस करने हैं स्कैनर में. सब बोल रहे हैं बोलते रहो मास्टर, हमने कुछ नहीं करना. ठीक है, चलिए, सो आई विल वाइंड अप द क्लास टुडे. अगली क्लास में फिर हम इसको करेंगे. ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे. अब सुनिए ध्यान से जरा,